हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट सेकंड को कराएंगे जो 2025 का मॉडल पेपर सेकंड है। आज आप देखेंगे इसके बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार के दिए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, ये जो प्री बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं और आप पेपरों में भी देखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है x³ + y³ तथा x y³ का एलसीएम क्या होगा। पहला प्रश्न हम हल करते हैं। तो ये है x³ और y² के गुणनखंड हम करेंगे तो ये हो जाएगा x के, तो x गुणा 3 घात है तो x गुणा x। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी पहले से इस तरीके से करते हैं। दूसरा इसका जो पद दे रखा है x y³ के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका x गुणा y गुणा y गुणा y। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इसमें जो मिलते हैं उन पदों को भी लिखते हैं। जैसे एक x का मिल रहा है, दूसरा देखेंगे ये y का इससे मिल गया और ये y का गुणनखंड ये मिल गया। तो यहाँ से जो मिले उन्हें पहले लिख देते हैं y गुणा y। अब जो नहीं मिला है उसको भी हम लिखेंगे। x का कोई ये दो नहीं मिल रहे तो x लिख दिए, y का भी नहीं मिल रहा है। अब आप देखेंगे 1 2 3, तो इसका मतलब है x की घात 3 हो जाए 1 2 3 y की घात 3, तो इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा आपका x³ और y³। इस तरीके से एलसीएम हमारा निकला है। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर आपको किसी भी संख्या का अगर बहुपदों में अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी घात ही इसमें एलसीएम कहलाती है। जैसे इसमें x³ है, यहाँ पर x है, तो इसका मतलब x³ सबसे बड़ी घात ये है, y² और यहाँ पर ये जो y² दे रखा है इसमें मैंने यहाँ लिखा है केवल y² दो बार गुणनखंड है। देखिए y³ और ये y² में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, y³। तो इसका मतलब y³ और x³ ये दोनों ही इसके क्या होंगे, एलसीएम होंगे। तो इस तरीके से आपका एलसीएम निकल आया। प्रश्न नंबर दूसरे को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 2x + 3y = 17 और यहाँ पर x = 4 रखने पर जैसे ही आप इसकी 4 रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो 2 × 4 + 3y = 17, तो 4 दूनी 8 + 3y = 17, 3y = 17 - 8, 3y = 9, y = 9/3। 3 से काटेंगे ये 3, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से y का जो मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 3। तो हमें यहाँ पर इसका जो भी ऑप्शन होगा y के मान में 3 निकल के आएगा। तो इस तरीके प्रश्न मैंने 2 करा दिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा भी बहुत ही सरल है। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे को मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ। ये जो दे रखा है पहले से इरेज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। अभी यहाँ प्रश्न नंबर 3 में देख रहा है दिया है 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यांकों का गुणनफल। तो आप ax³ + bx² + cx + d = 0 से तुलना करने पर, जैसे ही आप तुलना करोगे तो a = 3, b = -5 और c = -11 और d बराबर के होता है हमारा माइनस के यहाँ पर 3। तो अल्फा × बीटा, यानी इसमें पूछा है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा × बीटा × गामा। ये होता है हमारा -d/a। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे हम, यानी x का गुणांक, ये जो d का मतलब आ गया है वो अचर पद, यानी अचर पद का गुणांक बट्टे a का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते थे हम। यहाँ माइनस के अचर पद बट्टे x³ का
गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बट्टे ए। तो यहाँ से डी का मान कितना दे रखा है -3, और माइनस पहले से है, और ए का मान कितना है यहाँ पर हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3/3, 3 से 3 काट दिया तो 1। ऑप्शन 1 वाला हमारा कैसा होगा प्रश्न, सही होगा। कुछ नहीं, यहाँ पर ए बी सी के मान निकालेंगे। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा -d/ए। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 4 को। प्रश्न नंबर 4 में दिया है द्विघात समीकरण दे रखा है, इसमें विविक्तर ज्ञात करना है। ये तो और ही सिंपल प्रश्न दे रखा है। 3x² - 6x + के 4 = 0। तो यहाँ से ax² + के bx + c = 0 से तुलना करने पर, जैसे तुलना करोगे a = 3, b = -6, c = 4। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विविक्तर। विविक्तर का याद करना है, तो विविक्तर होता है ये हमारा d = के b² - के 4ac। तो b के स्थान पे हम यहाँ पर रखेंगे -6 का वर्ग, -4 इंटू a की जगह 3 इंटू c की जगह पर 4। 6 का हो जाएगा 36 माइनस ये 4 12, 12 चक 48, ये 48 हो जाएंगे। घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और 4 में 1, माइनस के 12 बचेगा। तो यहाँ से इसका जो विविक्तर आएगा वो -12 आएगा। इस वाले में आपने मूलों का गुणनफल पूछा था, ये त्रिघात बहुपद है। इसमें तो ये जो निकल के आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हमारा -d/ए। तो 1 निकल के आया था यहाँ। अब प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 5 को। यहाँ से प्रश्न नंबर 5 जो दे रखा है, 5 वाला प्रश्न, वो इस प्रकार है। यहाँ से 8 - kx - 2x² = 0। मैं इसे ऐसे लिख दूँ, -के 2x² - के kx + के 8 = 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो 2x² + के kx - 8 = 0। माइनस का अगर इधर भाग दे दिया जाएगा तो 2x² + के kx - के 8 = 0। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ax² + के bx + c = 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a = 2, b = के k और c बराबर हो जाएगा -8। तो यहाँ से अगर हमें निकालना है अल्फ़ा + बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा + बीटा के b/a। तो ये होगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b की जगह पर k और a की जगह पर 2, ये रखा जाएगा। लेकिन उसने कहा है परिणामी जो दोनों मूल परिणाम में समान है परंतु चिन्ह में विपरीत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अल्फ़ा बराबर बीटा है दोनों हैं, लेकिन चिन्हों में ये कैसे हैं, विपरीत हैं। मान दोनों के समान है लेकिन चिन्हों में कैसे हैं, ये विपरीत दे रखे हैं। तो यहाँ से हमें चिन्ह इसके विपरीत हैं, वैसे मानों में तो समान है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू यहाँ पर जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के होता है हमारा c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा तो हमारा अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हैं, तो हम अल्फ़ा की जगह पर के बीटा इंटू बीटा ऐसे लिख दें बराबर के c का जो मान दिया था वो कितना है यहाँ पर 8/2। तो ये हो जाएगा β²। ये अल्फ़ा की जगह पर अगर आप इसकी जगह पर मान रख रहे हैं तो ये β² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से 4, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा बराबर ये अंडरवुड में ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा, ये भले यहाँ करड़ी में अगर ये माइनस है तो ये माइनस पहुँच जाए, तो लेकिन ये जो मान निकलेगा वो निकलेगा +- के 2। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता दूं कि अल्फ़ा बराबर अगर आप +के 2 लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 2 लिया जाएगा तो बीटा का मान -2 आएगा, और
यदि यहाँ पर अल्फ़ा बराबर -2 लिया जाएगा तो बीटा का मान +2 आएगा। इस तरीके से हमारा मान निकल के आएगा। तो हमें यहाँ पर मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। तो k के मान ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा और बीटा की स्थान पे मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा के स्थान पर अगर मैं 2 रखता हूँ और प्लस बीटा के स्थान पे -2 रख दूँ बराबर -k/2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -2 बराबर -k/2। तो ये 2 से 2 0 बराबर -k/2। तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर 2 का इधर करेंगे 0 तो -k बराबर 0। तो इसका मतलब रहा यहाँ पर k बराबर 0। k का मान जो आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। k का मान कितना निकलेगा 0। समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इसे अच्छे से। यहाँ पर जो दे रखा है तो इसमें चिन्ह चेंज किया है, यहाँ पर कॉमन लेकर के और भाग में दे दिया। तो इस तरीके से तुलना करेंगे तो a और b c के मान निकलेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा k/-2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा दोनों समान है लेकिन चिन्हों में विपरीत हैं। अगर इसे माइनस लगा देंगे तो ये वाला प्लस का होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। इस तरीके से तो मैंने b को अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है तो अल्फ़ा की जगह पर -b रख दिया है। चाहते तो बीटा की जगह पर आप रख सकते थे। तो ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर रखते हैं साथ में तो माइनस बीटा का इधर गुणा करेंगे वर्ग में तो भी वही संख्या आने वाली है। तो यहाँ से बीटा बराबर 4 हो गया तो बीटा बराबर √4 ये हो गया 2 प्लस माइनस 2 आते हैं यहाँ पर √। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान अगर 2 रखा जाएगा तो बीटा का माइनस, अगर अल्फ़ा का -2 है तो बीटा का प्लस। तो हमने इस तरीके से ये जो मान रखे इसमें इस जगह समीकरण यहाँ पर जो दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा k का मान ज्ञात करना है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 2 से कटेगा 0, 2 का भाग दिया 0 और माइनस k बचेगा बराबर 0 और फिर माइनस का फिर 0 में देंगे तो ये k बराबर 0। इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद दे रखा है 13। तो इसका मतलब a2 बराबर 13। तो ये हो जाएगा a2 को लिखेंगे a प्लस d बराबर 13 समीकरण नंबर 1। फिर इसमें दिया है पांचवा पद दे रखा है यहाँ पर 25। इसका मतलब पांचवा पद हो गया तो a प्लस 4d बराबर 25 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जैसे समीकरण 2 में से a प्लस के 4d बराबर के 25 और यहाँ a प्लस d बराबर के 13। ये समीकरण हमारा 2 है और ये समीकरण 1 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3d बराबर के 25, यहाँ 12 बचे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 12। थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया ये। तो यहाँ से d बराबर के 12/3, 3 से 12 को काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, यानी d का मान आ गया 4। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण हमारा ये, तो एक ही जगह पे 4 प्लस d बराबर 13। तो d बराबर 13 माइनस 4 तो d बराबर हो जाएगा 9। तो सॉरी यहाँ पर d के स्थान, अच्छा d का मान निकल के आया, मैंने a के स्थान पर रखा है, ये गलत हुआ। यहाँ पर आपको d का मान निकल के आया है तो d के स्थान पर रखना है। तो समीकरण नंबर 1 फिर भी आंसर वही आएगा पर लेकिन a और d में अंतर नहीं था।
डी के स्थान पर 4 रखेंगे, बराबर के 13। तो ए बराबर के 13 माइनस 4, तो ए बराबर के ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 9। पहले भी 9 ही निकल के आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर रखा था, डी के ए के स्थान पर रख दिया था, लेकिन ए और डी में अंतर एक जैसा लग रहा है, बनाने में ऐसा ही है। तो हमें पूछा क्या है यहाँ से, 7वां पद, 7वां पद। अब 7वां पद पूछा है, तो 7वां पद क्या होता है, 7वां पद होगा हमारा a प्लस के 6d। तो a का मान है हमारा कितना, 9 प्लस 6 इंटू d का मान कितना है यहाँ पर 4। तो ये होगा 9 प्लस 4 6 के 24, और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 4 13, 33 हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 33। तो अतः इसका जो ऑप्शन होगा 7वां पद वो 33 होगा। या आप n बराबर 7 मान लें तो फिर फार्मूला लगा देंगे an वाला, तब भी 33 ही निकल के आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगले को। प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ पर 7वां। प्रश्न 7 में दे रखा है k का मान ज्ञात करें। तो ये दे रखा है k प्लस 9 2k माइनस 1 3, ये 2k प्लस 7। तो हमें ये समांतर श्रेणी में, तो ये हमें इस तरीके से निकालते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप यहीं से पता चल जाएगा। तो यहाँ से a2 का मान यहाँ मैं रखता हूँ 2k माइनस 1 और माइनस a1 का मान k प्लस 9 बराबर a3 का मान है यहाँ 2k प्लस 7 और माइनस a2 का मान है 2k माइनस 1। ये हमारा a1 a2 और ये है a3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस k 9, और ये हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस के 1। तो ये 2k से ये 2k कैंसिल हो गया, k में से एक k गया तो यहाँ k बचेगा, 9 माइनस और माइनस 1 माइनस 10 हो गया, और यहाँ पर प्लस के 7 और 1 ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 ये 1 ये, तो हो गए हमारे 8। तो यहाँ से k बराबर 8 प्लस k हो जाएंगे ये 10, तो k बराबर के आ जाएगा हमारा 18। k का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 18। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न दिए हों तो आपको अगर k का मान a का मान निकालने के लिए कहा जाए तो आप नियम होता है कि यहाँ पर ये जो d a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 अगर ये निकलते सार्वंतर अगर दोनों बराबर हैं तो ये इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया, तो समांतर श्रेणी में होगा। प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ पर 8वां, समद्विबाहु त्रिभुज ABC। देखिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ABC, यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, और पहले से भी यहाँ पर दे रखा है AB बराबर है AC। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ये दे रखा है AB बराबर है AC के। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे, कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि भुजाएं बराबर हों तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ये वाला आपका सही होगा, यानी ये जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण C के होगा। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है बिंदु P के जो -6,8 से मूल बिंदु से दूरी। तो बिंदु है हमारा P, बिंदु P से -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी दूरी हम निकालनी है। मूल बिंदु से अगर दूरी पूछी जाए तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी
का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x1 की जगह -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का हो जाएगा 36 प्लस 8 का हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो दूरी निकलेगी वो निकलेगी 10, क्योंकि ये जो अंडर में 100 है वो 10 का वर्ग है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो मूल बिंदु से जो दूरी निकल के आई वो कितनी है, 10। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का जो निकल के आ गया, जो मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, 10 है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, इससे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है यहाँ पर बिंदु 6,8 तथा 8, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। जैसे मैंने ये रेखा ले ली, ये रेखा ए है और ये है बी। इसके जो निर्देशांक 6,8 हैं और इसके निर्देशांक दे रखे हैं कितने, 8, -2। इसका मध्य बिंदु ये बिंदु है हमारा P। अब हमें इसके निर्देशांक x, y होंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे मध्य बिंदु। तो सबसे पहले बिंदु में जो x1 बराबर -6, y1 बराबर के 8, x2 बराबर 8 और y2 बराबर -2। ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2। तो हमें x के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x1 प्लस x2 बट्टे 2। इसे निकालेंगे तो ये x का जो मान निकल के आएगा वो -6 प्लस के 8 बट्टे 2 और 2 बट्टे 2, 2 से काट दिया तो निकल के आ गया हमारा 1। यहाँ से अगर हमें y निकालना है, क्या निकालना है, y, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 का मान है 8 और प्लस माइनस के 2 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 2 बट्टे 2। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 8 में से 2 गए तो क्या बचेंगे, 6 बट्टे काट देंगे 3। तो यहाँ से जो y का जो मान निकल के आ गया वो 3 निकल के आ गया। यहाँ पर x का जो मान निकल के आया वो कितना निकला, 1। ये y का निकल के आया। तो बिंदु क्या थे हमारे, बिंदु थे हमारे x, y। तो x का मान है हमारा 1 और y का मान है 3। तो इसके जो निर्देशांक निकल के आ गए वो 1, 3 है। प्रश्न नंबर 10 में जो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं वो इस तरीके से निकल के आए। प्रश्न नंबर देखेंगे 11वां। 11वां प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है आपका tan a बराबर के 4/3। हमें cos a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। या tan a बराबर के होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो इसका मतलब लंब 4 है, आधार 3 है। हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब दिया है यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये 16 प्लस 9 बराबर के ये 25 के स्क्वायर। तो के बराबर रूट में हो जाएगा 25, तो के का मान आ गया 5। के का मान 5। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, cos a। cos a बराबर के होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आधार है हमारा 3, कर्ण है 5। तो cos a का जो मान निकल के आया वो 3/5 निकल के आ गया cos a। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर दे रखा है आपका sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, sin थीटा बराबर के कॉस थीटा, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा बट्टे कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है हमारा tan थीटा बराबर ये होता है, कॉस से कॉस कट गया तो 1,
तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर, ये हो जाएगा tan 45। तो थीटा का मान आ गया 45। हमें हल क्या करना है, हमें ये हल करना है sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो sin थीटा की 4 और थीटा की जगह पर 45 प्लस cos 4 थीटा की जगह पर 45। यहाँ पर sin, ये जो मान होता है सीधा मान रखेंगे, sin 45 का मान होता है 1/√2 का, ये 4 हो जाएगा, प्लस cos 45 का मान भी 1/√2 होगा, इसकी घात 4। इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार रूट हट जाएगा, रूट गुणा ऐसे मैं लिख दूँ √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2। इसका मतलब यहाँ पर था √2 की घात 4 का ही वर्ग किया जाए, तो इस तरीके से ले, तो इसका रूट हट जाए 2 और यहाँ से उठा तो 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 4। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर के 2/4, 2 से 4 1 और ये 2, तो 1/2 आंसर आ गया। कितना आ गया 1/2 आंसर यहाँ से निकलेगा। कुछ सवाल में ज़्यादा कठिन नहीं था, केवल यहाँ पर माइनस है का दिया, इसे पक्षांतर करेंगे, दोनों तरफ cos से भाग करेंगे तो ये tan और ये 1 बन जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ से निकला, थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी घात 4 है, तो इसे सॉल्व किया जाएगा तो 1/4 1/4 होगा, एलसीएम 1 + 1 यानी 2/4 होगा, काट देंगे 1/2 आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर निकल के आ गया हमारा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान निकल के आ गया। प्रश्न नंबर देखेंगे 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया है एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे ये है मीनार, मीनार की ये है छाया है, तो उसने कहा है कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी जो छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई की √3 गुनी। तो ऊंचाई मैंने मान ली x, तो ये कितनी हो जाएगी √3x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारी x मीटर, और छाया की लंबाई ये हो जाएगी आपकी √3x, यानी इसके 3 गुनी है, √3 गुनी है। तो यहाँ से tan, ये है हमारा थीटा, तो tan थीटा बराबर, और थीटा हमें ज्ञात करना, tan थीटा और लंब बट्टे होता है आधार, तो tan थीटा बराबर लंब दिया है x, आधार दिया है √3x, x से x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो ये जो मान होता है वो होता है हमारा tan थीटा बराबर tan 30 का, और tan 30 का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। ये हो गया tan थीटा का जो मान जो निकल के आ गया, वो थीटा का मान निकल के आया वो 30 आ गया, यानी ऊंचाई x है, छाया की लंबाई √3x होगी, तो tan थीटा और लंब बट्टे आधार, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 होता है वो tan 30 का मान होता है, तो tan 30 का मान निकल के आ गया। यहाँ पर प्रश्न नंबर देखेंगे हम 14 वाले। प्रश्न नंबर 14 में दिया एक वृत्त का व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं, लंब होती हैं, समांतर होती हैं, प्रच्छेदित होती हैं या बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक वृत्त के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये है इसका व्यास, ये है हमारा व्यास, इस पर स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची गई हैं और इस पर ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो ये जो स्पर्श रेखाएं, सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं, तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो सदैव कैसी होगी, समान होगी। तो इसका मतलब समांतर रेखाएं, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसी होगी रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं,
समांतर रेखाएं होंगी। प्रश्न नंबर देखेंगे 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया है डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी व्यास दे रखा है हमारा डी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ से व्यास 2r बराबर डी, तो r बराबर होगा d/2। तो हमें किसका निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r की जगह पर d/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुणा d²/4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई d²। ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा रहेगा, सही रहेगा। तो इस तरीके से हम वृत्त का जो व्यास दिया d, तो त्रिज्या d/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², तो पाई डी आर के स्थान पर d/2 लिखेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, d का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 1/4 पाई d², ये इसका आंसर है। 14 वाले का आपने देखा व्यास अगर उसके सिरे से खींची जाएंगी जो रेखाएं वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यहाँ पर एक छाया की लंबाई, ऊंचाई उसकी x है, लंबाई उसकी √3x है, तो यहाँ थीटा का मान 30। इस प्रकार मैंने प्रश्न नंबर 13, 14, 15 के जो बता दिए आंसर, आपके समझ में आए होंगे अच्छे से। प्रश्न नंबर देखेंगे अब 16 वाले को। प्रश्न नंबर 16 में दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो पहले गोले का आयतन ये हो जाएगा आपका कितना 27, और दूसरे गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन की अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकालेंगे, बाद मैं साथ ही इसे सॉल्व कर दूंगा। दूसरे गोले का आयतन ये हो जाएगा आपका कितना दिया है, ये हो जाएगा 64। तो पहले गोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r1², और आयतन है तो r³ लगेगा, और ये होगा 4/3 पाई r2²। 4/पाई r से ये कट जाएगा तो ये 27/64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा r1/r2 का क्यूब बराबर के ये 27/64। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r1/r2 बराबर अंडर में 27/64। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा r1³ लग जाएगा क्योंकि इसकी घात है, तो इसे सॉल्व करेंगे बट्टे r2 बराबर अंडर में 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो ये r1/r2 बराबर 3/3 का है, क्यों यहाँ पर 2 गुणा 2, तो r1/r2 बराबर 3/4। तो इसका मतलब है r1 बराबर 3 और r2 बराबर निकल के आ गया 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ पर पूछा है उनके गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पर पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले गोले का निकालेंगे तो 4 पाई r1² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई r2²। तो 4 पाई r की जगह पर रखेंगे, r1 की जगह 3 का वर्ग, 4 पाई r2 की जगह पर रखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16। तो ये अनुपात होगा 9:16, यानी पहले गोले और दूसरे गोले का जो अनुपात निकल के आएगा वो 9:16 निकल के आएगा।
यहाँ से देखेंगे पहले गोले का आयतन 27, दूसरे गोले का आयतन दिया 64, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया। तो R1 और R2 मानी थी हमने, वो त्रिज्या है उनकी, पहले गोले की R1 दूसरे की R2। तो यहाँ से हमने इसके फैक्टर करके निकाले तो R1 R2 निकल के आया, R1 3 और R2। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर और दूसरे गोले का निकाला तो 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से कैंसिल, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो जो अनुपात निकला वो 9:16 हो गया हमारा आंसर यहाँ से। तो प्रश्न नंबर मैंने यहाँ पर 16 को करा दिया गया है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 17 में। 17 में यहाँ पर दिया है 12 व्यक्तियों का औसत माध्य। 12, ये 17 वाला प्रश्न कराया है। 12 व्यक्तियों का औसत माध्य, व्यक्तियों, ये गलत लिखा हुआ है, 12 व्यक्तियों का औसत माध्य के भार का माध्य जो दिया है वो 45.6 किग्रा, 6 किग्रा है। तो उनके भारों का योगफल, तो 12 व्यक्तियों के भारों का योग, 12 व्यक्तियों के भारों का योग फल अगर हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला निकालें या इस तरीके से लिख सकते हैं हम, माध्य गुणा व्यक्ति। तो ये हो जाएगा हमारा 45.6 गुणा 12। सॉल्व करेंगे तो 12 छिक्के 72 और 12 पाई 60, 60 और 7 67, 12 चक 48 और 48 और 6 ये हो जाएंगे 54। एक अंक बाद पॉइंट इतने केजी, ये जो निकल के आ जाएगा इसका भार, 12 व्यक्तियों का जो औसत भार होगा वो इतना। यहाँ पर देख लें, अगर समझ में ना आया हो तो ये इस प्रकार से प्रश्न किया गया है। औसत माध्य बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने यहाँ पर माध्य कितना दिया था, यहाँ पर माध्य की जगह पर लिखेंगे 45.6, कुल पदों का योग, यहाँ पे तो क्या करना है, कुल पदों का योग, ये कुल पदों का योग, पदों की संख्या यानी कितने व्यक्ति हैं, 12 हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो बताया वो इस तरीके से था। तो यहाँ पर होगा कुल पदों का भार कर लीजिए, यहाँ पर पदों का योग की जगह पर कुल पदों का भार, तो ये हो जाएगा 45.6 गुणा 12। तो यही मान निकला आ जाएगा 54.7.2 केजी। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया था कि यहाँ पर जो मान होता है इसका गुणनफल ही इसका कुल भार निकल के आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे इस तरीके से कर दिया था। और यहाँ पर अगर वैसे करोगे तो फार्मूला आप लगाओगे, इस तरीके से आपको हल करना होगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 18 में। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है यहाँ से 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। अगर इसमें बहुलक आपसे पूछा है तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आ रही है, देखो 2 का 1 और 2 आ रहे हैं, 3 के देखेंगे तो 2 आ रहे हैं, 7 के देखो 1 2 3, तो इसका मतलब 7 7 7 कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब बहुलक होगा हमारा 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। इसमें 19 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं है। 1/2 प्रायिकता है, 3/4 प्रायिकता है, यानी प्रायिकता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। 19वां सवाल 1/2
ये प्रायिकता है, यानी प्रायिकता घटना घटित होने की प्रायिकता है यहाँ पर। और 3/4 भी है, 3/4 भी प्रायिकता है इसकी। और यहाँ पर 15% दिया है, तो इसका मतलब 15/100 करेंगे तो ये भी आपकी क्या प्रायिकता होगी, 0.15। ये सभी प्रायिकताओं का जो मान है वो सब कैसे हैं, 1 से छोटे हैं। लेकिन ये 3/, ये वाली है 3/2 जो प्रायिकता है, इसका मान आएगा तो वो 1.5 आएगा, यानी 1 से अधिक है। और 1 से अधिक है तो इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन गलत है, इसमें प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता सदैव 1 से अधिक क्या होती है, यहाँ पर प्रायिकता जो भी होती है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती। प्रायिकता होती है हमारी 0 से 1 के मध्य, 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती। 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगी। तो यहाँ पर इतनी भी जो प्रायिकता देखी वो सब कैसी हैं, 1 से छोटी है। और ये वाली जो आंसर है, ये वाला प्रायिकता का जो तीसरा पॉइंट है, इसमें प्रायिकता बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी, तो होता है ये प्रायिकता नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर सवाल दे रखा है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 20 में लास्ट वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है यहाँ पर। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो प्रश्न नंबर 20 में देखेंगे घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता क्या दे रखी है, इसने P है। और न घटना घटित होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ये होता है PE फॉर्मूला प्लस PE माइनस बराबर 1। तो घटना घटित होने की प्रायिकता P प्लस PE ये माइनस बराबर 1। तो इसका मतलब हुआ PE बराबर 1 माइनस P। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ पर प्रायिकता न घटना घटित होने की जो प्रायिकता होगी क्या होगी, 1 माइनस के P। तो समझ में आया होगा आप सभी के कि जो प्रश्न मैंने आपके 1 से 20 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न कराए वो आपकी समझ में आ गए होंगे। इसका जो भी आंसर था बहुलक आप समझ में आ गए। सबसे बड़ी संख्या ही सब नहीं हो सकती कि बहुलक, यहाँ पर तो ऑप्शन आ गया है कि सबसे बड़ी देख करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे अधिक पुनरावृत्ति होती है उसी को बहुलक कहा जाता है। इसमें 0 से बड़ी और 1 से छोटी अगर जो मान आते हैं वो आपके घटना घटित होने की संभावना होंगी, और उससे बड़ा है तो वो मान नहीं हो सकता। 20 वाले में अगर घटना P दे रखी है न घटना घटित होने की, तो इसका मतलब 1 माइनस के P हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा, और मैंने ये सभी प्रश्न आपको करा दिए हैं। आपको इसे अच्छे से समझना होगा। मॉडल पेपर आपका ये सेकंड था, आपके इसके अति लघु प्रश्न भी आपके आएंगे, उसमें भी आप अच्छे से देखना है। धन्यवाद।